कहानी की शुरुआत एक बेहद आम लड़के पे से होती है, जो सुबह सुबह अपने काम पर पहुंचने की जल्दी में तेजी से ऐसे भाग रहा था जैसे उसे लोकल ट्रेन पकड़नी हो। कॉलेज पूरा करने के बाद उसे एक बिल्कुल साधारण सी नौकरी मिली थी, पर उसकी जिंदगी में दुख कम नहीं थे, क्योंकि उसका बॉस बेहद टॉक्सिक था। इतना टॉक्सिक कि टॉक्सिक वेस्ट भी शर्मा जाए। स्टेशन पहुंचते ही जब ट्रेन के दरवाजे बंद होने वाले थे, तभी हमारे हीरो ने पूरी जान लगाई और एकदम पुष्पा की तरह आखिरी मौके पर अंदर घुसने में कामयाब रहा। दोपहर के समय काम के बीच जब पे लंच के बारे में सोचने लगा, तब उसे अपनी असली कंगाली का एहसास हुआ। अपने बचे कुचे पैसे बचाने के लिए वह जोमेटो और स्विगी पर 50 तरह के प्रोमो कोड्स और डिस्काउंट्स को कंपेयर करने लगा। लंच पेलने के बाद खुद को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए उसने कंप्यूटर पर एक गेम चालू किया, पर जैसे ही उसे दबे पांव आते हुए अपने खड़ूस बॉस की आहट मिली, उसने तुरंत द फ्लैश की स्पीड से ऑल्ट टैब दबाकर स्क्रीन बदल दी। बॉस ने सन्यासियों की तरह उसके पीछे खड़े होकर घूरने की कोशिश की, पर उसे कुछ संदेह नहीं हुआ। इसके बाद भी बॉस उसे रंगे हाथ पकड़ने के लिए बार बार यमराज की तरह उसके पीछे मंडराता रहा। शाम के ठीक 6 बजे पे सबसे पहले अपना बैग पैक करके निकलने ही वाला था कि बॉस ने पीछे से आवाज लगाई, हीरो सुन जरा, प्रेजेंटेशन का कॉपी देके जाना। पे ने याद दिलाया कि उसकी डेडलाइन में अभी एक हफ्ते का समय बाकी है। जब बॉस ने उसे आज ही काम पूरा करने पर मजबूर किया, तो पे का दिमाग खराब हो गया। उसने साफ मना कर दिया और बोला, नहीं दूंगा, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। बॉस ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, यू आर फायर्ड। पर पे को कोई परवाह नहीं थी। उसने पलटकर कहा कि वह उस पर कोर्ट में केस कर देगा और अपना सेवरेंस पैकेज लेकर ही रहेगा। पर जल्द ही सीन कट होता है और पता चलता है कि ये सब सिर्फ पे का एक हसीन डे ड्रीम था। असलियत में वो चुपचाप सीलम सैलमन बन के अपने बॉस की बात मान गया और ओवर टाइम करने के लिए तैयार हो गया। जब ऑफिस की सारी लाइट्स बंद हो गईं और पे अकेला बैठकर रात में घिस रहा था, तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। उसके दोस्त ने व्हाट्सएप पर एक क्रिंज सा लिंक भेजा था। लिंक ओपन करते समय फोन गलती से उसके हाथ से फिसलकर सीधे डस्टबिन में गिर गया। जैसे ही वो फोन उठाने के लिए डस्टबिन की तरफ झुका, स्क्रीन चमक उठी और एक आवाज ने कहा, फॉर्च्यून कन्वर्जन सिस्टम एक्टिवेटेड। अचानक फोन से तेज रोशनी निकली और डॉक्टर स्ट्रेंज वाले जादुई तावीज उसके आसपास घूमने लगे। पे हवा में उड़कर सीधे डस्टबिन के अंदर खिंच गया और एकदम टेलीपोर्टेशन लेवल पर गायब हो गया। जब पे की आंख खुलती है, तो उसका दोस्त यांग उसे झकझोर कर उठा रहा था और कह रहा था, अबे उठ जा साले, डीन सर की क्लास है, प्रॉक्सी नहीं लगेगी आज, चल लोमड़ी। पे ने जब चौंक कर आसपास देखा, तो उसके होश उड़ गए। न कोई ऑफिस, न कोई खड़ूस बॉस, वो तो अपने पुराने कॉलेज के हॉस्टल रूम में है और अपने फ्रेशमैन ईयर में वापस आ चुका है। पहले तो उसने सोचा कि वो वापस फ्यूचर में कैसे जाए, पर फिर उसे याद आया कि डीन तो कभी अटेंडेंस लेता ही नहीं था, बल्कि एक दूसरा फ्रेंडली दिखने वाला टीचर था, जो बोलता था अटेंडेंस मैटर नहीं करती और सेमेस्टर के एंड में सबको एफ ग्रेड देकर पेल देता था। पे ने सोचा कि ये भगवान ने उसे दूसरा मौका दिया है, ताकि वो वापस उस डेड एंड कॉर्पोरेट जॉब में न फंसे। तभी वो पलंग से गिरने ही वाला होता है कि उसकी नई सुपर पावर फॉर्च्यून कन्वर्जन सिस्टम जाग उठी, जिसने अपना नाम रिची बताया। रिची ने उसे समझाया कि वो उसे अमीर बनाने के लिए एक स्टार्टअप फंड देगा और शुरुआत में उसे पूरे 50,000 रुपए दिए गए। पे तो खुश होकर नया आईफोन या गोवा ट्रिप के बारे में सोचने लगा, पर रिची ने उसे बीच में ही टोक कर कहा कि यह पैसा बिजनेस चलाने के लिए है और उनके रूल्स थोड़े उल्टे हैं। यहाँ प्रॉफिट टू लॉस कन्वर्जन रेट चलेगा। जब सिस्टम ने कन्वर्जन रेट जनरेट किया, तो एक बड़ा ट्विस्ट आया। पे का लॉस रेशियो उसके प्रॉफिट रेट से बहुत ज्यादा था। मतलब कंपनी को जितना ज्यादा नुकसान लॉस होगा, सिस्टम पे को पर्सनल यूज के लिए उतना ही अंधा पैसा देगा। पाए ये सोचकर खुशी से झूम उठा कि पैसा कमाना मुश्किल है, पर पैसे डुबाना तो उसके बाएं हाथ का खेल है। इसके बाद रिची ने उसे एक कानूनी कंपनी रजिस्टर करने को कहा। पे ने सोचा कोई शॉर्टकट स्कीम निकालूं, पर सिस्टम के रूल्स की वजह से उसे एक रियल कंपनी ही बनानी थी। लाइब्रेरी में बैठकर फोन चेक करते हुए उसे एक धांसू आइडिया आया कि गेमिंग इंडस्ट्री में पैसा डुबाना सबसे आसान है, क्योंकि ज्यादातर गेम्स फ्लॉप हो जाते हैं। उसने एक्साइटमेंट में अपनी कंपनी का एक बेहद अजीब और रद्दी नाम रख दिया, क्योंकि उसे बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना ही नहीं था। तभी रिची ने वार्निंग दी कि अगर इस सिस्टम के बारे में किसी को बताया, तो सीधे ऊपर का टिकट कट जाएगा और पहला गेम बनाने के लिए उसे सिर्फ 14 दिन का समय मिला। 14 दिन का टाइमर देखकर पे के तोते उड़ गए। जब उसका दोस्त यांग रूम में वापस आया, तो पे ने उससे पूछता है, भाई 2 वीक में गेम बन सकता है क्या? यांग ने बताया, अबे तू तो एकदम ही नूब है। और उसने बताया कि आजकल बिना कोडिंग सीखे भी अलग अलग टेम्पलेट्स और ड्रैग एंड ड्रॉप प्लेटफॉर्म्स की मदद से छपरी गेम आसानी से बनाए जा सकते हैं। पे ने लाइब्रेरी जाकर उस प्लेटफॉर्म को चेक किया और सोचा कि एक बेकार गेम बनाने के लिए ये जगह एकदम परफेक्ट है। उसने 20,000 रुपए एक बोरिंग ड्राइविंग सिमुलेटर टेम्पलेट पर खर्च किए, 15,000 रुपए घटिया बैकग्राउंड एसेट्स पर लगाए और बचे हुए पैसे दूसरे फालतू फीचर्स में लगाकर पूरा बजट खत्म कर दिया, ताकि एकदम घटिया माल तैयार हो। गेम प्ले डिजाइन करते समय उसने जानबूझकर गेम का कोर्स पूरे 8 घंटे लंबा बनाया। न कोई रेसिंग, न कोई ट्विस्ट, बस 8 घंटे तक एक ही स्पीड पर गाड़ी चलाते रहो, ताकि प्लेयर्स बोर हो जाएं।
उसे नफरत करें और एक स्टार रेटिंग दें। अपने इस पूरे फ्लॉप मास्टर क्लास प्लान को देखकर पे बेहद खुश हुआ और मुस्कुराकर बोला, भाई परफेक्ट। और पे ने सोचा कि नुकसान पक्का करने के लिए इसकी कीमत रख देते हैं, सिर्फ एक युआन, मतलब एकदम चिल्लर। वो सोच रहा था कि इतने घटिया गेम को तो फ्री में भी कोई न ले, तो एक युआन में कौन खरीदेगा। जब शुरुआत में एक भी डाउनलोड नहीं आया तो पे खुशी के मारे भांगड़ा करने लगा कि चल भाई, अपना लॉस पक्का और अंधा पैसा आना तय है। तभी हॉस्टल के कमरे में पड़ोसी लड़के खिड़की से मुंह निकालकर चिल्लाते हैं, ओए चल गेमिंग मैच हो जाए। पर पे साफ मना कर देता है, क्योंकि रात भर जागकर गेम जो बनाया था तो बॉडी बोल रही थी, भाई अब सो जा। अब पे के रूममेट्स पड़ोसियों के खिलाफ मैच खेलने तो बैठ गए, पर भाई सब के सब एक नंबर के नूब निकले और बुरी तरह मैच हार गए। वो सब वहां चीख चिल्ला रहे थे और पे आराम से बेड पर लेटा हुआ था। यांग ने पूछा भी, भाई हमारे शोर से तो डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा? पर पे मुस्कुराकर बोला, नहीं भाई, मुझे तो मजा आ रहा है। यहाँ हमें पता चलता है कि फ्यूचर में नौकरी लगने के बाद पे ने पैसे कमाकर सारे अच्छे अच्छे गेम्स तो खरीद लिए थे, पर कॉर्पोरेट मजबूरी और खड़ूस बॉस के चक्कर में उन्हें खेलने का टाइम कभी नहीं मिला। पर अब जिंदगी बदलने वाली थी, उसे बस कंपनी का पैसा डुबाना था और खुद अमीर बनना था। उसने सोचा अब उसे जिंदगी में कभी घिसना नहीं पड़ेगा। अब एंट्री होती है एक कंटेंट क्रिएटर 14 की। ये भाई साहब इंटरनेट पर बेकार और घटिया गेम्स का रिव्यू करने के लिए मशहूर थे, पर इनके पास कोई स्पॉन्सर नहीं था, तो इनकी पॉकेट्स में भी एकदम कंगाली छाई हुई है। अगली वीडियो के लिए गेम ढूंढते ढूंढते उनकी नजर पड़ी लोनली डेजर्ट रोड पर। उसके डिस्क्रिप्शन में लिखा था, ये गेम आपको जिंदगी के बारे में सोचने पर मजबूर कर देगा। 14 को लगा कुछ गहरा माल है, उसने गेम चालू किया और चौंक गया, क्योंकि गेम में न कोई कहानी थी न कोई दुश्मन, बस सन्नाटा। 14 गाड़ी चला रहा होता है कि अचानक उसका ध्यान भटका और गाड़ी ठुक गई। गेम ओवर। 14 का ईगो हर्ट हो गया। उसने कंट्रोलर उठाया और घंटों तक उसे क्लियर करने में लग गया। खेलते खेलते उसे नींद आने लगी तो उसने गेम पॉज करने की कोशिश की, पर हमारे हीरो पे ने तो पॉज का बटन बनाया ही नहीं था। 14 की गाड़ी फिर से ठुक गई। अब तो 14 एकदम गुस्से में लाल पीला हो गया। उसने पूरी जान लगा दी, पर गेम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो हार मानने ही वाला था कि तभी स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन चमका, फिनिश लाइन पर आपके लिए कुछ खास इंतजार कर रहा है। 14 की क्यूरियोसिटी जाग उठी। वो लगातार घंटों तक गाड़ी चलाता रहा। 8 घंटे गाड़ी चलाते चलाते 14 को लग रहा था कि उसे मोक्ष मिल गया है, वो एकदम बाबा बन चुका है। आखिरकार वो फिनिश लाइन पर पहुंचा। स्क्रीन पर बड़ा बड़ा लिखा आया, कांग्रेचुलेशंस, आपने अपनी जिंदगी के 8 घंटे बर्बाद कर दिए। 14 का दिमाग फट गया। वो चिल्लाने लगा, अबे साले, ये तो स्कैम है। इधर पे आराम से क्लास में बैठकर अपना फोन चला रहा था। रिची ने डेटा दिखाया कि अगले क्लोजिंग डेट में अभी 11 दिन बाकी हैं। पे बड़ा खुश कि कोई डाउनलोड नहीं है, अंधा पैसा आने वाला है। तभी उसे पीछे वाली बेंच के लड़कों की बातें सुनाई देती। वो इसी गेम की बात कर रहे थे। पे के कान खड़े हो गए। उसे समझ आया कि कुछ तो गड़बड़ है। भाई भागते भागते हॉस्टल पहुंचा और लैपटॉप खोला तो देखा कि गेम तो वायरल हो चुका है, और ये सब हुआ उस 14 की वजह से। 14 ने अपनी वीडियो में चिल्लाकर बोला था, इस घटिया लोनली डेजर्ट रोड को गलती से भी मत खेलना, ये पूरी हिस्ट्री का सबसे बोरिंग गेम है, और आखिर में ये आपको ताना मारता है। पर जनता तो जनता है। जैसे ही 14 ने मना किया, लोगों के अंदर का कीड़ा जाग उठा और सबने क्यूरियोसिटी में आकर एक एक युआन में गेम खरीदना शुरू कर दिया। यांग ने आकर पे से कहा, भाई एक गेम आया है मार्केट में, बड़ा वायरल है, चल ट्राई करते हैं। पे ने अपना सर पकड़ लिया और अंदर ही अंदर रोया, अबे मैंने ही बनाया है वो रद्दी। पे ने तुरंत गेम का डिस्क्रिप्शन चेंज करके लिखा, भाइयों और उनकी बहनों, ये गेम बेकार है, प्लीज अपना रिफंड ले लो। पर जनता ने रिव्यू में लिखा, अबे कौन एक युआन के लिए इतना टेडियस रिफंड प्रोसेस करेगा, तू ही रख ले भाई हमारी तरफ से टिप। कुछ दिनों बाद यांग लगातार वो गेम खेल रहा था और बोला, है तो एकदम टट्टी गेम, पर पता नहीं क्यों आदत सी हो गई है। पे बिल्कुल डिप्रेशन में चला गया, क्योंकि प्रॉफिट बढ़ रहा था, मतलब उसकी पर्सनल कमाई घट रही थी। इधर सीन कट होता है एक बहुत बड़ी गेमिंग कंपनी के बॉस ली पर। उसके असिस्टेंट ने आकर बताया कि एक नया गेम लोनली डेजर्ट रोड मार्केट में चल रहा है, पर उसकी कीमत सिर्फ एक युआन है, तो उससे ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। ली एकदम शाना बनकर बोला, मुझे पैसे की परवाह नहीं है, मेरा मकसद पूरी गेमिंग इंडस्ट्री पर राज मोनोपोलाइज करना है। और उसने अपने असिस्टेंट को सिर्फ इसलिए नौकरी से निकाल दिया क्योंकि उसका विजन बॉस से मैच नहीं हो रहा था। पे इधर गूगल पर सर्च कर रहा था, बिजनेस में नुकसान कैसे करें, पर इंटरनेट पर ऐसी रद्दी चीज कौन ही ढूंढता है, तो कोई जवाब नहीं मिला। आखिरकार क्लोजिंग डेट आ गई। गेम ने पूरे 70,000 युआन कमा लिए थे, पर उल्टे कन्वर्जन रेट की वजह से पे के हाथ में आए सिर्फ 700 युआन चिल्लर। रिची ने बधाई दी, मुबारक हो, गेम हिट है। पर पे का रोना निकल गया। रिची ने अगले राउंड के लिए उसे पूरे 3 लाख युआन का स्टार्टअप फंड दिया और 30 दिन का टाइम दिया। पे सोच में पड़ गया कि इतने सारे पैसे आप डुबाएं कैसे, क्योंकि ये सिर्फ बिजनेस में यूज हो सकते थे। हॉस्टल में यांग ने देखा कि पे का मूड ऑफ है, तो उसने कहा, चल मैच खेलते हैं, मूड ठीक हो जाएगा। यांग ने बाकी दोस्तों को बुलाया, आ जाओ, आज पे हमारी टीम में है, पड़ोसियों से बदला लेंगे। मैच शुरू हुआ। पे ने पूरी टीम को अपने कंधे पर उठाया, पर आखिर में वो फिर हार गए, क्योंकि यांग एक नंबर का छपरी और बेकार प्लेयर था। सब यांग को गाली देने लगे, पर यांग उल्टा पे पर चढ़ गया, भाई तू थोड़ा और अच्छा खेल सकता था ना। पे को गुस्सा तो बहुत आया कि ये खुद बोझ बर्डन है और मुझे बोल रहा है, पर तभी उसके दिमाग में बत्ती जलती है।
उसने यांग को देखा और सोचा, ये यांग ही तो मेरी किस्मत की चाबी है। ये जहां जाता है वहां नुकसान होता है। अगर मैं इसको अपने साथ मिला लूं तो मेरा पैसा डूबना 100% पक्का है। उसी रात पे दबे पांव सोते हुए यांग के पास गया और उसे घूरने लगा। अगले दिन पे लगातार यांग के पीछे पीछे घूमने लगा। यांग परेशान होकर बोला, भाई तू क्या चाहता है मुझसे? पे ने एकदम सीरियस होकर कहा, मुझे तू चाहिए। आसपास के लोगों ने एकदम गलत मतलब निकाल लिया और वो हंसने लगे। यांग वहां से भागने लगा, पर पे ने उसे पकड़ लिया और बोला, अबे साले, गलत मत समझ, मुझे नया गेम बनाने के लिए तेरी मदद चाहिए। यांग ने साफ मना कर दिया, अबे रहने दे, हमसे ना हो पाएगा, फ्लॉप हो जाएंगे। वो जाने ही वाला था कि पे ने उसके कान में धीरे से कहा, भाई मेरे पास पूरे 3 लाख युआन का बजट है। लोनली डेजर्ट रोड गेम मैंने ही बनाया है। यांग का मुंह खुला का खुला रह गया और तुरंत बोला, भाई तेरे साथ काम करने के लिए मैं नरक में भी जाने को तैयार हूँ। यांग तुरंत हॉस्टल भागा और ढेर सारी प्रोग्रामिंग और कोडिंग की रद्दी किताबें खरीद लाया। पे ने उसे देखा तो दिमाग में सोचा, बेटा तू सीखने बैठ गया तो मेरा लॉस कैसे होगा? पे ने उसे फटकार लगाते हुए कहा, अबे तू तो एकदम ही दिमाग से पैदल है क्या? जब हमारे पास ड्रैग एंड ड्रॉप वाला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है तो ये IIT लेवल की पढ़ाई क्यों करनी? यांग बेचारा सोच में पड़ गया कि अब इन किताबों का क्या करें। फिर भी उसने एक किताब खोलकर पढ़ने की कोशिश की, पर भाई साहब पहला पन्ना पढ़ते ही ऐसी घोड़े बेचकर सोए कि पे खुशी से झूम उठा। पे ने सोचा, प्लान एकदम ट्रैक पर है। ये लल्लू ऐसे ही सोता रहा तो कंपनी का डूबना तय है। अगले दिन पे सोचने लगा कि अगला गेम कैसा होना चाहिए। उसका ड्राइविंग गेम पहले ही हिट हो चुका था, तो अगर उसने वापस वैसा ही कुछ बनाया तो जनता फिर से टूट पड़ेगी। उसने सोचा कि क्यों ना सारा पैसा एक बड़े गेम में लगा दूं और उसे कभी लॉन्च ही ना करूं। पर तभी रिची ने पीछे से डंडा कर दिया। ऐसा किया तो सीधा पेनल्टी लगेगी, जेल का टिकट कट जाएगा। पे ने पलटकर अपना प्लान बदला। उसने सोचा कि मोबाइल गेमर्स को अभी तक इसकी कंपनी के बारे में घंटा कुछ नहीं पता, तो एक मोबाइल गेम बनाते हैं। मार्केट में कार्ड गेम्स बड़े ट्रेंड में थे, पर सबसे बड़ा हिट गेम था थ्री किंगडम्स। बाकी सब कंपनियां इसी को कॉपी करके फ्लॉप हो रही थीं। पे ने दिमाग लगाया, मैं दुनिया का सबसे घटिया कार्ड गेम बनाऊंगा। उसने यांग से कहा कि हम इसके लिए अलग से आर्टिस्ट हायर करेंगे। यांग बोला, भाई सस्ते में काम हो जाएगा ना? पर पे तो पैसा डुबाने पर तुला था। उसने छाती ठोक कर कहा, नहीं, हम अपना सब कुछ इन्वेस्ट करेंगे बेस्ट से बेस्ट कार्ड गेम बनाने के लिए। मतलब घटिया गेम में अंधा पैसा फूकने का प्लान था। दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे, जहाँ पे ने यांग से कहा, तू सारे कैरेक्टर्स की कहानियों को पूरा बदल दे। यांग डर गया, भाई गेम बर्बाद हो जाएगा। पे ने एकदम ज्ञान पेलते हुए कहा, इनोवेशन से डरना नहीं चाहिए मियाँ, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ। यांग ने सोचा और बोला, क्यों ना हम कैरेक्टर्स को अजीब और गरीब जानवर या क्रीचर्स बना दें। पे ने एक्टिंग करते हुए कहा, तू तो सच में जीनियस है रे। पे ने उसे तुरंत कंपनी का एम्प्लॉय बना लिया और कहा, तेरी सैलरी महीने की 3000 युआन। यांग तो इतने पैसे देखकर पागल ही हो गया। इधर सीन कट होता है दोबारा बड़े गेमिंग बॉस ली पर। उसकी नई असिस्टेंट ने आकर रोना रोया, सर थ्री किंगडम्स के प्लेयर्स गेम छोड़ रहे हैं क्योंकि रेयर कार्ड्स मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। ली ने ज्ञान बांटा, अबे नूब, अगर सस्ते में कार्ड दे दिए तो लोग एडिक्टिव कैसे होंगे? कार्ड गेम्स का जमाना जा रहा है, रहने दो। फिर असिस्टेंट ने बताया कि एक नई कंपनी, पे की कंपनी, थ्री किंगडम्स को कॉपी करने का प्लान बना रही है। एकदम जीरो क्रिएटिविटी उनमें। ली अचानक गुस्से में लाल हो गया और बोला, अबे साले, वो थीम मैंने ही उनके लिए चुनी थी, तू मेरी क्रिएटिविटी पर शक कर रही है। और उसने गुस्से में अपनी इस नई असिस्टेंट को भी लात मारकर नौकरी से निकाल दिया। भाई का अलग ही चल रहा है। इधर पे लैपटॉप पर बैठकर हंस रहा था यांग के बेकार आइडियाज पर। वो इंटरनेट पर कोई ऐसा रद्दी नया आर्टिस्ट रूकी ढूंढ रहा था जो सबसे बदसूरत डिजाइन बनाए ताकि गेम पिटे। उसे एक प्रोफाइल मिली और उसने सोचा, ये बंदा हमें फ्लॉप करवाने में पूरी मदद करेगा। अगले दिन यांग ने एक आइडिया दिया, क्यों ना सारे कैरेक्टर्स को सुंदर लड़कियां बना दें। पे ने तुरंत मना कर दिया क्योंकि उसे पता था कि अगर एनिमे लड़कियां डाल दी तो देश के सारे सिम्स और छपरी टूट पड़ेंगे और गेम हिट हो जाएगा। उसने यांग को झूठ मूठ का ज्ञान दिया, मैं कैरेक्टर्स की यूनिकनेस नहीं खोना चाहता। यांग ने हाँ में हाँ मिलाई और पे ने मन में सोचा, कैसा चूतिया है ये। दोनों एक बोट में घूम रहे थे जहाँ पे ने कहा कि हमें कॉन्सेप्ट डिजाइन पर ध्यान देना चाहिए। यांग को लगा कि पे चाहता है कि यांग ही ड्राइंग करे ताकि कोई बाहर का आर्टिस्ट उसकी लाइमलाइट न चुरा सके। यांग बोला, भाई हम गेम प्ले पर फोकस करते हैं, ड्राइंग मैं ही कर देता हूँ। पर पे तो पैसा फूंकने के चक्कर में था। वो बोला, नहीं, नए आर्टिस्ट से ही करवाएंगे। दोनों में इतनी बहस हुई कि बोट हिलने लगी और पलट गई। उनका गाइड पानी में डूबने लगा। दोनों उसे बचाने गए तो गाइड चिल्लाया, अबे छोड़ दो मुझे, तुम दोनों की वजह से ही ये सब हुआ है। पानी से निकलकर पे ने यांग को उस आर्टिस्ट के बारे में बताया जिसका नाम था जिन जैन। जिन सिर्फ चिबी छोटे और मोटे कार्टून टाइप कैरेक्टर्स बनाता था। पे ने यांग को पट्टी पढ़ाई कि इससे गेम एकदम यूनिक दिखेगा। दोनों ने जिन के साथ वीडियो कॉल पर मीटिंग की। यांग ने जिन को प्लान बताया और पे ने कहा, तुम्हें गेम के 50 कैरेक्टर्स डिजाइन करने हैं, पूरी आजादी है, जो मर्जी बनाओ, बस चिबी मत बनाना। जिन परेशान हो गया, मैं तो सिर्फ चिबी ही बनाता हूँ, मुझे क्यों हायर कर रहे हो? पे ने मक्खन लगाया, क्योंकि हमें तुम्हें पोटेंशियल दिखता है। जिन मान गया पर बोला, एक कैरेक्टर का 2000 युआन लगेगा। यांग चिल्लाने ही वाला था कि बहुत महंगा है, पर पे ने बीच में ही बाजी पलट दी, अबे 2000 तो बहुत कम है, हम तेरी यूनिक आर्ट के लिए पूरे 3500 युआन देंगे एक कैरेक्टर का। जिन तो चौंक गया। तभी रिची ने पे के दिमाग में वार्निंग दी,
बिना बात के रेट बढ़ाना रूल्स के खिलाफ है। पे ने तुरंत दिमाग लगाया और बोला, इसमें सारी अमेंडमेंट फीस बदलाव का खर्च भी शामिल है। रिची ने अपना वार्निंग वापस ले लिया, पर पे का प्लान तो ये था कि वो एक बार भी बदलाव करने को कहेगा ही नहीं, ताकि जिन जितना बेकार बनाए वैसा ही गेम में चला जाए। पे ने जिन से कहा, तुम्हें जो ठीक लगे वो बनाओ, तुम्हारे पास 2 हफ्ते हैं। मीटिंग के बाद यांग बोला, भाई ये जिन का एटीट्यूड खराब है, मुझे पसंद नहीं आया। पे ने कहा, अरे वो इंट्रोवर्ट होगा रे। पे ने यांग को आर्ट देखने का काम दे दिया और खुद गेम प्ले पर लग गया। पे ने दिमाग लगाया कि जनता को इस गेम से नफरत करवानी है, तो इसकी कीमत रख देते हैं 10 युआन, जो कि हिट गेम 3 किंगडम्स से दुगुनी थी। और ऊपर से उसने एक लाइफ लॉन्ग मेंबरशिप का ऑप्शन डाल दिया, जिससे अनलिमिटेड कार्ड्स फ्री में ड्रॉ किए जा सकें। पे को पता था कि गेमर्स को मेहनत ग्राइंडिंग करके रेयर कार्ड्स निकालने में मजा आता है। अगर सब फ्री में पहले दिन ही दे दिया तो लोग बोर होकर पहले घंटे में ही गेम डिलीट मार देंगे। उसने इंटरनेट पर सबसे रद्दी फ्लॉप टेम्पलेट ढूंढा, जो एक दूसरी कंपनी ने 3 किंगडम्स को कॉपी करने के चक्कर में बनाया था और पूरी तरह डूब चुका था। पे ने सोचा, परफेक्ट, इस घटिया कचरे को तो कोई नहीं खेलेगा, और उसने उसे खरीद लिया। इधर जिन अपने टीम के लड़कों से मिला और बोला, एक नया काम मिला है। पर उसकी टीम ने जब कैरेक्टर डिस्क्रिप्शंस पढ़े तो उनका सर घूम गया और वो बोले, भाई ये कौन सा सस्ता नशा करके स्क्रिप्ट लिखी है, ये गेम तो पक्का पिटने वाला है। जिनकी टीम के लड़के तो इतने परेशान हो गए कि उन्होंने सोचा, भाई ये कोई स्कैम वैम है क्या। पर जिन ने उन्हें तुरंत रोका और बोला, अबे ओए सुनो, क्लाइंट ने एडवांस डिपॉजिट पहले ही दे दिया है और ऊपर से पूरी आर्टिस्टिक फ्रीडम दी है। जिनको लगा कि ये उनके लिए मार्केट में अपना नाम बनाने का सबसे बेहतरीन मौका है। बस फिर क्या था, सब के सब एकदम जोश में आ गए और बोले, अब तो अपना बेस्ट शॉट देंगे। जिन ने कहा कि वो उस स्टाइल पर ध्यान देगा जो उसने खुद इन्वेंट किया है, ताकि कैरेक्टर्स एकदम मस्त चमके। पर टीम के बाकी लड़के बोले, भाई हमें इस स्टाइल का ज्यादा आइडिया नहीं है। तो जिन ने उनसे कहा, ठीक है, मैं सारे मेन डिजाइन हैंडल करता हूँ, तुम लोग बस आखिरी में फिनिशिंग टचेस दे देना, पर रिजल्ट एकदम टॉप नॉच होना चाहिए। पूरी टीम दिन रात एक करके काम में जुट गई और डेडलाइन से पहले ही उन्होंने पूरा प्रोजेक्ट चमकाकर तैयार कर दिया। इधर हॉस्टल के कमरे में यांग भागता हुआ आया और बोला, पे भाई, जिनने सारे डिजाइन पूरे कर दिए हैं, देखना है क्या। पे को तो घंटा परवाह नहीं थी, उसने सोते सोते ही कहा, अबे मुझे नहीं देखना, अगर तुझे कोई दिक्कत नहीं है तो सीधे गेम में डाल दे। यांग ने पूछा, भाई इस प्रोजेक्ट का नाम क्या रखें। पे ने नींद में ही कह दिया, इसका नाम रख दे द फैंटम जनरल, और चादर तानकर सो गया। अगले दिन यांग ने आकर बताया, भाई गेम में एक भी बग नहीं मिला, एकदम स्मूथ चल रहा है, लॉन्च कर दें क्या। पे को एहसास हुआ कि आज ही तो लॉन्च डेट है। उसने यांग से कहा, हाँ अपलोड कर दे, और मार्केट में इसको एकदम आम साधारण सा कार्ड गेम बोलकर प्रमोट करना। यांग को लगा कि पे यहाँ कोई रिवर्स साइकोलॉजी लगा रहा है, पर पे को इस सबसे कोई मतलब नहीं था। उसका तो एक ही मकसद था, सारा पैसा डुबाओ और पर्सनल अकाउंट में प्रॉफिट पाओ। तभी हॉस्टल में अलग ही कलेश चल रहा था। यांग के रूममेट्स उसकी पिटाई धुलाई कर रहे थे, क्योंकि वो उनकी वजह से एक और मैच हार गए थे। सब चिल्लाए, अबे चल लोमड़ी, 1 नंबर का यूजलेस है तू। पे तुरंत वहां पहुंचा और यांग को खींचकर बाहर निकाल लाया। पर जैसे ही पे ने लैपटॉप पर गेम चालू किया, उसके होश उड़ गए। उसने यांग का गला पकड़ते हुए कहा, अबे साले, ये गेम का कॉन्सेप्ट डिजाइन इतना डिटेल्ड और शानदार कैसे है, तूने कहीं से चुराया है क्या। यांग बोला, अरे नहीं भाई, ये तो जिन ने बनाया है। पे का मुंह खुला का खुला रह गया। वो तो सोच रहा था कि जिन 1 नंबर का घटिया आर्टिस्ट है और रद्दी कार्टून बनाएगा। यांग तो डिजाइन देखकर खुशी से फूला नहीं समा रहा था, पर इधर पे का रोना निकल गया, क्योंकि डिजाइन सच में एकदम नेक्स्ट लेवल लग रहे थे। यांग ने चौंक कर पूछा, भाई जिन ने इतना कमाल का काम किया है, फिर भी तो गुस्सा क्यों हो रहा है। पे ने बहाना बनाया, वो इसलिए क्योंकि हम जिनको उसके काम के हिसाब से बहुत कम पैसे दे रहे हैं। पर अंदर ही अंदर पे का दिमाग फट रहा था, क्योंकि उसने तो जिनको बदसूरत डिजाइन बनाने के लिए हायर किया था ताकि गेम पिट जाए। यांग वहां से चला गया, ये सोचते हुए कि पे का दिमाग खराब हो गया है। इधर पे पछता रहा था कि उसने जिनको हायर ही क्यों किया, अब तो ये गेम हिट होने की राह पर था। फिर उसने खुद को दिलासा दिया, अरे नहीं, बाकी कई ऐसे गेम्स हैं जिनकी ड्राइंग बहुत सुंदर होती है, पर वो सुपर फ्लॉप हो जाते हैं। मेरा गेम भी पक्का डूबेगा। कुछ देर बाद यांग ने आकर बताया, फैंटम जनरल को 100 लोगों ने डाउनलोड किया है, पर सब के सब नेगेटिव रिव्यूज दे रहे हैं। पे ने जैसे ही ये सुना, उसके दिल में लड्डू फूटे। वो अंदर ही अंदर इतना खुश था कि बता नहीं सकता। पर यांग ने दिमाग लगाया, मुझे लगता है किसी दुश्मन कंपनी ने हम पर अटैक करने के लिए ट्रोल्स हायर किए हैं। पे ने ऊपर से दुखी होने का नाटक किया, पर मन में बोला, ट्रोल्स तुम जियो हजारों साल, तुम ही तो मेरी किस्मत चमकाओगे। यांग बोला, भाई मैं इन सब नेगेटिव रिव्यूज का करारा जवाब देता हूँ। पर पे ने उसे तुरंत रोका, छोड़ना भाई, क्या फायदा, ट्रोल्स बहुत ज्यादा हैं, इग्नोर कर। यांग तो पे का ये काम रूप देखकर एकदम फैन हो गया। भाई तू कितना महान है रे, इतने बड़े संकट में भी एकदम कूल है, बिल्कुल सिग्मा लेवल। उसी समय जिन अपने दोस्तों के साथ बैठकर लोनली डेजर्ट रोड खेल रहा था। उसने यांग को कॉल लगाकर पूछा, डिजाइन्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। यांग ने कहा, अरे नहीं जिन भाई, तूने तो आग लगा दी, बहुत कमाल का काम किया है। जिनके दोस्त पीछे से बोले, भाई
तेरा क्लाइंट सच में बहुत प्यारा है, मार्केट रेट से ज्यादा पैसा दिया है हमें। जिन ने जब नेट पर चेक किया तो देखा कि गेम का कोई हाइप नहीं है, ना ही कहीं एड्स चल रहे हैं। तभी उसे पता चला कि ये तो वही कंपनी है जिसने लोनली डेजर्ट रोड बनाया था। उसके दोस्त चौंक गए, अबे वो वायरल गेम इन्हीं का है। तो फिर उन्होंने इस नए गेम का कोई टेस्टिंग पीरियड क्यों नहीं रखा? लगता है कंपनी चलानी नहीं आती इनको। जिन ने सोचा कि चलो खुद ही गेम खेल कर देखते हैं। उसने खेलना शुरू किया तो देखा गेम प्ले एकदम बेसिक और रद्दी है, पर उसके बनाए हुए डिजाइन पर जो स्पेशल इफेक्ट्स लगाए गए थे उससे गेम एकदम चमक रहा था। जिन खुश हो गया, क्या परफेक्ट लग रहा है यार। खेलते खेलते उसे सस्ते में रेयर कार्ड्स भी मिलने लगे। पर तभी उसे गेम के शॉप में कुछ अजीब लगा। उसने तुरंत यांग को कॉल मिलाया। ओए यांग, एक बात बता, तुम्हारे गेम के शॉप में बेचने के लिए सिर्फ एक ही आइटम क्यों है, और वो भी इतनी सस्ती लाइफ लॉन्ग मेंबरशिप सिर्फ थोड़े से चिल्लर में? क्या बाद में और आइटम्स ऐड करोगे? यांग ने साफ मना कर दिया, नहीं भाई, और कुछ ऐड नहीं होगा। हमारे पे भाई का कहना है कि प्लेयर्स को बिना किसी फलां ढिकां खर्चे के गेम का पूरा मजा मिलना चाहिए। जिन तो सुनकर दंग रह गया। उसने सोचा कि अगर सिर्फ एक ही सस्ती चीज बिकेगी तो कंपनी प्रॉफिट कैसे कमाएगी, कंपनी तो बर्बाद हो जाएगी। यांग ने आगे ज्ञान पेला, हमारे पे को पैसे की परवाह नहीं है, वो प्रॉफिट के पीछे नहीं भागता। जिनके दिल में पे के लिए इज्जत और बढ़ गई। उसने सोचा, पे कितना महान और नेक दिल इंसान है, मैं ऐसे अच्छे क्लाइंट को कभी फेल नहीं होने दूंगा। अब तो इस गेम को हिट करवाने के लिए मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा। इधर पे रूम में बैठकर आराम से खुश हो रहा था और उधर जिन ने उसको हिट करवाने का पूरा प्लान बना लिया था। जिन ने अपनी टीम को बताया कि पे कितना नेक और गरीब इंसान है जो सिर्फ प्लेयर्स के लिए गेम बनाता है, प्रॉफिट के लिए नहीं। टीम वाले भी बोल पड़े, भाई ऐसे डेव्स तो भगवान का रूप होते हैं, हम तो इसकी पूरी मदद करेंगे। इधर पे को लगा कि उसका गेम तो पिट गया होगा और वो आराम से 3 लाख रुपए मिलने का सपना देख रहा था कि तभी यांग ने उसे झकझोर कर उठा दिया। भाई अपना गेम तो वायरल हो गया। पे के होश उड़ गए। मार्केटिंग में एक चवन्नी खर्च नहीं की। फिर ये सब लोग कहां से आ गए? फोन खोलकर देखा तो रिव्यूज की बाढ़ आई हुई थी। जब उसे पता चला कि जिन ने अपने आर्टिस्ट दोस्तों को ये गेम दिखा दिया और उन्होंने जिन की आर्ट स्टाइल की तारीफ करते हुए सबको सपोर्ट करने को कहा, तो पे का दिमाग ही हिल गया। जिनको लगा वो पे की मदद कर रहा है, पर उधर पे का तो प्रॉफिट टू लॉस वाला मैथ ही बिगड़ गया। पे ने रोते हुए जिनको थैंक यू बोला, जिससे जिनको और खुशी हुई कि उसने एक नेक इंसान को सफल बना दिया। पर यांग अभी भी सोच रहा था, वो नेगेटिव रिव्यूज वाले ट्रोल्स कौन थे भाई? सीन कट होता है बड़े विलन ली पर। उसके असिस्टेंट ने बताया कि फैंटम जनरल तो अब थ्री किंगडम्स को भी पीछे छोड़ने वाला है। ली ने गुस्से में बताया कि वही इंटरनेट ट्रोल्स उसने ही हायर किए थे, पर ये उल्टा पड़ गया। ली ने सोचा, ये पे तो सीधे मेरे से कंपटीशन कर रहा है, इसकी कंपनी को खरीद कर इसका करियर खत्म करता हूँ। पे ने बाथरूम में छुपकर कस्टमर सर्विस को कॉल लगाई, मेरी गेम को रिकमेंडेड लिस्ट से हटा दो। सर ये कैसा अजीब रिक्वेस्ट है? रिची ने तुरंत एंट्री मारी, रूल्स मत तोड़ो, चुप रहो। कॉल कट हो गई। पे सैड होकर घूम रहा था कि अचानक फ्लोर पर स्क्रीन चमकी। क्लोजिंग डेट आ गई थी। रिची ने हिसाब लगाया तो पे ने 5 लाख रुपए कमा लिए थे। पे का तो दिल ही बैठ गया, मैंने तो इसे फ्लॉप होने के लिए बनाया था, ये प्रॉफिट कैसे हो गया? कन्वर्जन रेट के बाद पे को मिले सिर्फ 5,000 रुपए। रिची ने बताया कि अगला क्लोजिंग डेट 90 दिन बाद है। पे चिल्ला रहा था, तू फंड क्यों बढ़ा रहा है, मुझे पैसा डुबाना है। पर रिची ने अगले राउंड के लिए फंड लॉक कर दिया। उधर ली ने फैसला किया कि वो अब पे की कंपनी एक्वायर करके ही रहेगा। ली ने यांग को कॉल करके लाखों करोड़ों का ऑफर दिया। पे तो खुश हुआ, चल बेच दे। पर रिची ने वार्निंग दी, कंपनी बेचना मना है। पे को जबरदस्ती रिजेक्ट करना पड़ा। यांग बोला, भाई मिलियंस मिल रहे थे। पे ने रोना धोना शुरू किया, पर फिर बोला, अगर मैं नहीं बेच सकता तो मैं ली की कंपनी में ही इन्वेस्ट कर देता हूँ। ली को जब ये पता चला तो वो और पागल हो गया, ये लड़का मुझे नीचा दिखा रहा है। ली ने पे को अपना सबसे बड़ा राइवल मान लिया। एक रेस्टोरेंट में पे और यांग बैठे थे। पे गुस्से में था क्योंकि उसके गेम से 60 लाख 6 मिलियन कमा चुके थे और उसे समझ नहीं आ रहा था कि 3 महीने में इतना पैसा कैसे उड़ाए। बिल आया तो यांग ने वेटर को बुलाया, पर पे को लगा यांग उससे ज्यादा अमीर है। बिल देखकर यांग का मुंह खुल गया, भाई इतना महंगा? पे को एक आइडिया आया। वो रेस्टोरेंट से बाहर निकला और रिची को कॉल किया, क्या मैं इस खाने को टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज दिखा सकता हूँ? रिची ने कहा, हाँ ये रूल्स के अंदर है। पे खुशी से झूम उठा। फिर उसने पूछा, रोज के खर्चे भी दिखा दूं? रिची बोला, अबे ओए लिमिट्स में रह। पे ने वापस आकर बिल भरा और दोनों टीवी पर न्यूज देखने लगे, जहां रिपोर्टर ने अनाउंस किया कि एक नया इंटीग्रेटेड सिस्टम इन्वेंट हो गया है। पे और यांग दोनों शॉक में थे कि अब दुनिया में क्या नया संकट आने वाला है। यांग को टीवी पर न्यूज देखकर एहसास हुआ कि टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। उसने कहा, भाई आने वाले वक्त में हमें इससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स और बड़े गेम्स बनाने चाहिए। पर पे ने बात काटते हुए कहा, अबे रहने दे, हमारे बस की बात नहीं है, हमें सबका घंटा नॉलेज नहीं है। लेकिन इसी बात से पे के दिमाग की बत्ती जली। उसने सोचा, अगर हम नए और बड़े गेम्स बनाएंगे तो हमें बहुत सारे लोग हायर करने पड़ेंगे, उन सबको सैलरी देने में मेरा सारा पैसा पानी की तरह बह जाएगा। ये सोचकर पे खुशी से उछल पड़ा। उसने यांग से कहा, भाई अब हम एक असिस्टेंट हायर करेंगे क्योंकि मुझे कंपनी चलानी तो आती नहीं है। पे ने सजेस्ट किया कि उन्हें किसी बड़ी हेड हंटिंग एजेंसी, रिक्रूटमेंट एजेंसी में जाना चाहिए ताकि कोई मस्त बंदा मिल सके।
यांग तो सपने देखने लगा कि उनकी कंपनी अब पूरी गेमिंग इंडस्ट्री पर राज करेगी। इधर एक बहुत बड़ी गेमिंग कंपनी फायरी स्काई स्टूडियो में अलग ही खिचड़ी पक रही थी। वहां का प्रोड्यूसर जो अपने एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस चेक कर रहा था, उसे पता चला कि लिन नाम की एक एम्प्लॉय को निकालने की तैयारी चल रही है। जो ने अपने जूनियर को बोला, नहीं, उसे अभी कंपनी में रहने दो। लेकिन तभी लिन खुद रूम में आई और अपना रेजिग्नेशन लेटर थमा दिया। जो ने थोड़ा दुखी होने का नाटक किया, अरे लिन, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? लिन बोली, सर, मैं अपने बड़े सपने पूरे करना चाहती हूँ और गेम्स बनाना चाहती हूँ। ये कंपनी मेरे लिए सही जगह नहीं है, पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरा ध्यान रखा। जैसे ही लिन बाहर गई, जो ने तुरंत अपने एक सीक्रेट क्लाइंट को फोन लगाया और कमीनी हंसी हंसते हुए बोला, हाँ बॉस, काम हो गया। लिन अब कभी गेम बनाने के सपने नहीं देखेगी, उसको पूरी तरह तोड़ दिया है। उधर पे और यांग एक हाई फाई हेड हंटिंग एजेंसी पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात लॉरेंस नाम के एक एजेंट से हुई। शुरुआत में लॉरेंस ने उन्हें थोड़ा भाव नहीं दिया और अकड़ते हुए बोला, देखो भाई, मेरी सर्विसेज बहुत महंगी हैं, तुम्हारे पास उतना बजट है क्या? पे ने बिना पलक झपकाए कहा, मैं अपनी असिस्टेंट को साल के 4 लाख रुपए युआन देने को तैयार हूँ। ये सुनते ही लॉरेंस के रंग ढंग बदल गए। वह एकदम मक्खन लगाने लगा। अरे सर, बैठिए ना, बताइए कैसी लड़की चाहिए? पे बोला, देखो, मुझे एक फीमेल सेक्रेटरी चाहिए जो मेरे फलां ठिकां छोटे मोटे काम संभाल सके, और हाँ, लड़की एकदम सुंदर होनी चाहिए ताकि उसे देखकर मेरा मूड एकदम फ्रेश रहे। लॉरेंस ने तुरंत एक लड़की लुलू का रिज्यूमे दिखाया, जिसकी प्रोफाइल एकदम सॉलिड थी। यांग ने पूछा, भाई, इसने अपनी पुरानी नौकरी क्यों छोड़ी? लॉरेंस बोला, अरे वो किसी आदमी के नीचे काम नहीं करना चाहती थी, पर पे भाई जैसे अच्छे इंसान के साथ वो पक्का काम करेगी। पे ने बिना सोचे समझे बोल दिया, डन, कल से भेज दो इसको। जब दोनों बिल्डिंग से बाहर निकल रहे थे तो उन्होंने देखा कि लिन वहां खड़ी होकर टीवी पर फैंटम जनरल की न्यूज देख रही है। पे उसके पास गया और बोला, अबे क्या देख रही है? 1 नंबर का रद्दी और कचरा गेम है ये। लिन चिढ़ गई और गुस्से में बोली, तुम्हें क्या पता, ये गेम पैसे कमाने के लिए नहीं, दिल से बनाया गया है। बहुत बेहतरीन गेम है ये। पे ने कहा, इसका डिजाइन एकदम टट्टी है। लिन बोली, तुम्हें घंटा कुछ नहीं पता गेमिंग का। पे तो वहां से चला गया। पर तभी लॉरेंस ने लिन से पूछा, क्या तुम नौकरी ढूंढ रही हो? लिन ने कहा, हाँ, मुझे उस कंपनी में काम करना है जिसने फैंटम जनरल बनाया है। लॉरेंस हंसा और बोला, जो लड़का अभी तुमसे बहस करके गया, वही तो इस कंपनी का मालिक है। लिन के होश उड़ गए। वो पीछे भागी, पर तब तक पे जा चुका था। लिन रोते हुए बैठ गई कि उसने अपने सपनों की नौकरी का मौका गंवा दिया। अगले दिन एक कैफे में पे बैठा था और लुलू अपना इंटरव्यू देने आई। लुलू एकदम एटीट्यूड में आकर बैठी और बोली, लॉरेंस ने मुझे तुम्हारी स्टार्टअप कंपनी के बारे में बताया। इतनी कम उम्र में तुमने ये सब किया, इम्प्रेसिव। मैं इस जॉब के लिए सबसे बेस्ट हूँ। फिर लुलू खुद ही अपनी तारीफें करने लगी और बोली, हाँ तो बॉस, तुम्हारा कोई सवाल है मेरे लिए? पे ने सोचा, अबे ओए, इंटरव्यू मैं ले रहा हूँ या ये मेरा ले रही है? बॉस तो मैं हूं ना। पे ने थोड़ा रोब झाड़ते हुए कहा, देखो, मैं तुम्हारे क्वालिफिकेशन से सेटिस्फाइड हूँ, पर एक बात का ध्यान रखना, जब तक मैं तुमसे किसी चीज की सलाह न मांगू, तुम अपना दिमाग नहीं चलाओगी। जो बोलूं बस उतना करना। लुलू ने कहा, ठीक है, मुझे मंजूर है, मैं आज से ही काम शुरू कर सकती हूँ। पे बोला, अरे पर अभी तक हमारा कोई ऑफिस नहीं है। लुलू तो शॉक हो गई। दोनों तुरंत शहर की सबसे पॉश बिजनेस टावर में गए, जहाँ एक प्रॉपर्टी एजेंट उन्हें फ्लोर्स दिखा रहा था। पे ने लुलू के कान में पूछा, ओए लुलू, ये इस शहर की सबसे महंगी बिल्डिंग है ना? लुलू ने कहा, हाँ बॉस, यहाँ का रेंट आसमान छूता है। पे के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। उसने एजेंट से कहा, मुझे कोई 1-2 केबिन नहीं चाहिए, मैं इस बिल्डिंग का पूरा फ्लोर रेंट पर ले रहा हूँ। एजेंट तो खुशी से पागल हो गया। उसने पे के हाथ पकड़ लिया और बोला, सर, आप जैसा दानी और बड़ा दिल वाला इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। लुलू ने फाइल चेक करते हुए बताया, बॉस, ये एरिया लगभग 3000 स्क्वायर मीटर का है और इसका रेंट 3,60,000 रुपए युआन पर मंथ पड़ेगा। तभी एजेंट बीच में मक्खन लगाते हुए बोला, सर, अगर आप पूरा फ्लोर एक साथ रेंट पर लेंगे तो मैं थोड़ा सस्ता कर दूंगा। पूरे शहर में ऐसी डील कहीं नहीं मिलेगी। पर पे का दिमाग अलग ही लेवल पर चल रहा था। उसने सोचा, अबे सस्ता क्यों कर रहा है, मुझे तो पैसा डुबाना है। उसने एजेंट से कहा, अरे नहीं, सस्ता मत करो, ये तो बहुत सस्ता है। एजेंट तो आंखें फाड़कर देखने लगा। पे ने ज्ञान पेलते हुए बोला, देखो भाई, जिंदगी पहले ही बहुत मुश्किल है, तुम्हें कस्टमर्स को खुश करने के लिए अपने दाम कम नहीं करने चाहिए, पूरे पैसे लो। असल में पे के दिमाग में फैंटम जनरल चल रहा था, जो मार्केट में गरम कचौरी की तरह बिक रहा था। इसीलिए वो हर हाल में अपना प्रॉफिट ठिकाने लगाना चाहता था। एजेंट खुशी से झूम उठा और पे बोला, चलो कॉन्ट्रैक्ट तैयार करो। पे मन ही मन नाच रहा था कि पहले ही महीने में उसने मस्त खर्चा बांध दिया है। कुछ देर बाद लुलू ने बताया, बॉस, रेंटल प्रोसीजर पूरा हो गया है, अब हमें ऑफिस सप्लाईज और फर्नीचर खरीदना होगा। उसने लिस्ट दिखाई, पर पे ने लिस्ट देखते ही मुंह बना लिया। ये क्या रद्दी और सस्ते आइटम्स हैं? हमें टीम के लिए एक बेहतरीन वर्किंग एनवायरनमेंट बनाना है। लुलू ने हैरान होकर पूछा, तो सर, बजट कितना है? पे बोला, 20 लाख 2 मिलियन युआन उड़ा दो। तभी रिची ने दिमाग में वार्निंग दी, ओए, ये रूल्स के खिलाफ है, इतना ज्यादा खर्चा बिना वजह नहीं कर सकते। पे ने तुरंत डर कर बजट थोड़ा कम किया। ठीक है,
8 लाख रुपए रख लो। लुलू को लगा कि ये भी जरूरत से बहुत ज्यादा है। पे ने कहा, शहर के सबसे महंगे और बेस्ट सप्लाईज खरीदो, एम्प्लॉयज को एकदम वीआईपी एक्सपीरियंस मिलना चाहिए। लुलू ने पूछा, और आपके पर्सनल ऑफिस का क्या? पे बोला, पैसा पानी की तरह बहा दो। लुलू ने इतना तगड़ा इंतजाम किया कि पे के लिए एक लग्जूरियस यूनिट रेंट पर ले ली और उसकी की कार्ड थमा दी, ताकि अगर वो कभी ओवरटाइम काम करे तो हॉस्टल न जाना पड़े। रिची को भी ये सही लगा और पे शाही मजे में वहां रिलैक्स करने लगा। लुलू ने जब रिक्रूटमेंट पॉलिसी दिखाई तो पे को वो बहुत स्ट्रिक्ट लगी। उसने कहा, इसे बदलो, मुझे दुनिया के सबसे यूजलेस और निकम्मे एम्प्लॉयज चाहिए। लुलू ने वार्न किया, सर अगर ऐसा किया तो ऐसे लोग आ जाएंगे जिन्हें गेम बनाना आता ही नहीं होगा। पे को झटका लगा, अगर एम्प्लॉयज गेम ही नहीं बना पाएंगे तो रिची के रूल्स टूट जाएंगे और मैं पकड़ा जाऊंगा। उसने बात घुमाते हुए कहा, ठीक है, गेम डेवलपर्स को मैं खुद इंटरव्यू करके सिलेक्ट करूंगा। लुलू ने उसकी हालत देखकर कहा, सर पहले आप अपना हुलिया बदलो, तभी तो बड़ी बिजनेस मीटिंग्स में लोग आपको सीरियस लेंगे। पे ने पूछा, क्या इसका खर्चा कंपनी अकाउंट में दिखा सकता हूँ? लुलू बोली, हाँ बिल्कुल, बिजनेस सूट्स तो बिजनेस एक्सपेंस हैं। बस फिर क्या था, पे निकल पड़ा शहर के सबसे महंगे शोरूम में और सबसे वीआईपी सूट्स खरीद लिए। वो खुश था कि चलो पैसा उड़ाने का एक और रास्ता मिल गया। अब पे को एक ऐसे बंदे की तलाश थी जिसमें कोई टैलेंट ना हो और जो स्कूल का सबसे आलसी लड़का हो। वो एक कंप्यूटर शॉप पर पहुंचा जहां उसे बेल नाम का एक लड़का मिला। बेल एक नंबर का गेमिंग एडिक्ट था और पढ़ाई में 0 होने की वजह से उसे स्कूल से निकाल दिया गया था। पे ने सोचा, इस प्रो गेमर से घटिया गेम डिजाइनर कोई नहीं बन सकता। पे ने बेल के पास जाकर कहा, मैं तुम्हें अपनी कंपनी में गेम डिजाइनर की नौकरी देना चाहता हूँ। बेल ने उसे ऊपर से नीचे देखा और सोचा, ये कोई नया स्कैमर आया है मार्केट में। उसने कहा, चल निकल यहाँ से। पर पे ने तुरंत नए सूट्स की जेब से निकालकर मोटा कैश बेल के हाथ में थमा दिया और बोला, ये लो तुम्हारा एडवांस सैलरी। पैसा देखकर बेल के कान खड़े हो गए। पे ने आगे लालच दिया, हमारी कंपनी में एकदम टॉप एंड कंप्यूटर्स हैं, तुम फ्री टाइम में जितना चाहे गेम खेल सकते हो। बेल थोड़ा हिचकिचाया, पर भाई मुझे गेम बनाना नहीं आता। पे ने उसके कंधे पर हाथ रखा, मुझे तुम्हारे गेमिंग एक्सपीरियंस पर पूरा भरोसा है, क्या तुम दुनिया का सबसे बड़ा गेम नहीं बनाना चाहते? बेल तो खुशी से पागल हो गया, उसका सपना पूरा हो रहा था। पे ने उसे 2 दिन बाद रिपोर्ट करने को कहा। अगले दिन पे एक और लड़के होंग से मिला जो अकेले में इंटरव्यू की प्रैक्टिस कर रहा था। पे उसके पास गया और पूछा, क्या तुम भी इसी कंपनी में अप्लाई करने आए हो? पे ने नाटक किया कि वो खुद भी एक एप्लीकेंट है और फिर बड़े मासूम चेहरे से पूछा, वैसे भाई तुम इंटरव्यू के लिए इतना लेट क्यों हो गए? होंग ने शर्माते हुए बताया, भाई मैं एक्चुअली अभी एक जगह काम करता हूँ, अपनी जॉब से बिल्कुल खुश नहीं हूँ, तो लंच ब्रेक में छुपकर यहाँ इंटरव्यू देने आया था। तभी लिफ्ट खुली और वहाँ होंग का खड़ूस बॉस लू सामने आ गया। लू ने होंग को टॉन्ट मारा, बेटा तुमसे ना हो पाएगा, इस कंपनी के बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, तुम जैसों को कौन रखेगा? लू भी पे और होंग के साथ लिफ्ट में घुस गया। लिफ्ट में लू के सामने होंग ने डरते डरते पे से कहा, भाई ये हमारी कंपनी का लीड गेम डिजाइनर है, इसका बैकग्राउंड बहुत सॉलिड है, मुझे तो लगता है मुझे नौकरी नहीं मिलेगी। पर जैसे ही लिफ्ट फ्लोर पर रुकी और दोनों बाहर निकले, ऑफिस के सारे एम्प्लॉयज खड़े होकर बोल पड़े, गुड मॉर्निंग बॉस, गुड मॉर्निंग मिस्टर पे। लू का मुंह खुला का खुला रह गया। होंग के होश उड़ गए जब उसे पता चला कि जिस लड़के को वो अपना साथी एप्लीकेंट समझ रहा था वो इस कंपनी का सीईओ है। पे ने तुरंत होंग का इंटरव्यू लिया और बोला, भाई तू ही तो वो हीरा है जिसे मैं ढूंढ रहा था, चलो अपनी एक्सपेक्टेड सैलरी बताओ। होंग बोला, सर मुझे पुरानी जगह ज्यादा नहीं मिलता, अगर आप 2000 रुपए युआन पर मंथ भी दे देंगे तो बहुत है। पे ने तुरंत दिमाग लगाया, अबे इतना सस्ता एम्प्लॉय, मुझे तो पैसा डुबाना है। उसने ज्ञान पेला, अरे नहीं भाई, आजकल महंगाई कितनी बढ़ गई है, 2000 रुपए में तो तेरा खर्चा भी नहीं चलेगा, मैं तुम्हें इसका डबल यानी 4000 रुपए दूंगा। होंग तो खुशी से रो पड़ा, सर आप भगवान हो, अब मैं इस कंपनी के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा दूंगा। तभी लुलू ने आकर बताया कि एक लड़की उनसे मिलने आई है, वो कोई और नहीं लिन थी। लिन ने आते ही सीधे पूछा, सर क्या आपका मकसद सिर्फ पैसा कमाना है? पे ने साफ मना कर दिया, पैसा, मुझे पैसे से सख्त नफरत है। लिन के दिल में पे के लिए इज्जत और बढ़ गई, वाओ ये होता है पैशन। पे ने लुलू से लिन का बैकग्राउंड पूछा तो लुलू बोली, सर ये अपनी पुरानी कंपनी की सबसे रद्दी और घटिया एम्प्लॉय थी। पे के दिल में लड्डू फूटा, परफेक्ट, इसको अभी के अभी हायर करो। इधर हॉस्टल में पे के रूममेट्स परेशान थे कि पे कई दिनों से गायब है। उन्होंने यांग से पूछा, भाई ये पे वापस आएगा कि नहीं? यांग बोला, अबे वो काम में व्यस्त है, बाहर कहीं फ्लैट रेंट पर ले लिया होगा। उधर नए ऑफिस में होंग बैठकर सोच रहा था कि भाई चल क्या रहा है यहाँ, हम सबको फ्री में वीडियो गेम्स खेलने के पैसे मिल रहे हैं, कोई काम क्यों नहीं कर रहा? सब लोग पे के मकसद पर सवाल उठाने लगे। तभी लिन ने अपना दिमाग चलाया, सुनो पे बॉस चाहते हैं कि हम गेम्स खेलते रहें ताकि हम उनकी कमियां और बग्स ढूंढ सकें। होंग ने देखा कि बेल ने तो सारे गेम्स में मैक्स लेवल पूरा कर लिया है। होंग को लगा बॉस यही चाहते हैं, पर लिन बोली, नहीं बॉस, हमें फ्री में खिलाकर गिल्टी फील करवाना चाहते हैं ताकि जब नया प्रोजेक्ट आए तो हम अपनी पूरी जान लगा दें। इधर पे अपने लग्जूरियस फ्लैट के सोफा पर लेटा हुआ सोच रहा था कि एम्प्लॉयज को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है, कहीं नया गेम भी हिट न हो जाए।
तभी टीवी पर एक ब्लॉकबस्टर एक्शन मूवी चल रही थी और उसे देखकर पे के दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आया।